नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद के 102वीं कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री PM प्रसाद सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर, कोयला उद्योग में आपकी लगभग 4 दशकों की सेवा यात्रा एक प्रेरणा है। कोल इंडिया के सर्वोच्च पद तक की अपनी यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि कौन से मूल्य और अनुभव आपकी नेतृत्व शैली को परिभाषित करते हैं। नमस्कार सभी के लिए। और जैसा आपने पूछा, पहले तो आपको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। आपने 101 एपिसोड्स का शूटिंग किया और लगभग 4 साल से मैं भी कुछ एपिसोड ज़रूर देखा हूँ इसमें। और मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वेस्टर्न कोलफील्ड से स्टार्ट हुआ। चंद्रपुर क्षेत्र में 1984 अगस्त में मैं ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 40.5 साल के ऊपर अभी तक जर्नी रहा, जिसमें 18 वर्ष मैं चंद्रपुर क्षेत्र में विभिन्न जगह में रैतवारी कॉलरी, दुर्गापुर रैतवारी कॉलरी, पद्मापुर ओपन कास्ट, हिंदुस्तान लालपेट सवेरे में भी मैं सवेरे मेयर था भूमिगत खदानों का। और DRC में करीब 3.25 साल मैं मैनेजर भी रह चुका हूँ और पद्मापुर ओपन कास्ट में 6 साल मैनेजर रहा। मैं बीच में हाल ही में 2018 में भी WCL में 3 महीने के लिए मैं DT रहा। तो उस समय देखा कि ऑलमोस्ट ऑफिसर सब एक ड्रेस कोड का माध्यम से बढ़िया से लगा मेरे को, क्योंकि 15 से 18 का जनवरी तक मैं NTPC में भी हमारा भी ब्लू कलर ड्रेस था। तो मैं सोचा कि जब WCL में हम 3 महीने के लिए आ रहा है, जब भी मैं आता हूँ आई मेड इट ए पॉइंट वहाँ के ड्रेस कोड हम भी फॉलो करते हैं। और ये जो 4 डिकेड्स का जो जर्नी कंटिन्यूस कोल इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले हम लोग जब ज्वाइन किया तब SCCL नहीं था, 5 सब्सिडी कंपनी था। तो हम वहाँ से SCCL का फॉर्मेशन हुआ 86 में। उसके बाद 92 में महानदी का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा करके इवन प्रोडक्शन भी आप 1975 में 79 मिलियन था और आज की डेट में हम लोग ऑलमोस्ट 773 मिलियन में आ गया है। इस साल हम लोगों को जो 875 का टारगेट दिया गया है। तो इट इज़ ए कंटिन्यूस। इवन मैकेनाइजेशन में भी पहले मैनुअल लोडर्स में हम लोग काम किए थे, बाद में हमारे सामने SDLs आया, LHDs आया है हायर प्रोडक्टिविटी में। अभी मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अभी जैसा कि पत्रकेरा एंड सॉवनियर में भी जो कंटिन्यूस मैनर्स आ रहा है, वेयर कंटिन्यूस मैनर एक मशीन ही हम लोगों का 4-4.5 लाख 5 लाख सालाना कर रहा है, कहीं 6 लाख 6.5 लाख तक भी कर रहा है और अच्छी प्रोडक्टिविटी भी हो रहा है। मास प्रोडक्शन में उसका फास्टर एक्सट्रैक्शन, उसके बाद ड्रिलिंग में भी मैनुअल इंटरफेरेंस भी कम है, ऑलमोस्ट रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन साथ हो रहा है। और वैसे ओपन कास्ट माइंस में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक डिस्पैच में पहले पे लोडर के साथ ज़्यादा हमारा लोडिंग हो रहा था। अभी करीब 300 मिलियन के आसपास हम लोगों का फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में भी रैपिड लोडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। हर क्षेत्र में इवन WCL ICCC अपने आप में जो पिछले 2 साल से जो ICCC की इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोग WCL हेडक्वार्टर्स में कौन सा साइडिंग का लोडिंग चालू है, वे ब्रिज में कौन बैठा है, कोई एक्सेस आदमी वे ब्रिज में बैठा है कि नहीं है, इवन माइंस ऑपरेशंस भी डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहा है। तो हर क्षेत्र में अभी हम लोग प्रगति का और हम लोग हर जगह पे वी आर प्रोग्रेसिंग। व्हेन वी जॉइंड, हम लोग जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर था, जिसको एजेंट बोलते हैं हम लोग WCL में सवेरे मेहर, अब 3-4 कंपनी होने से सवेरे मेहर प्रोजेक्ट ऑफिसर एजेंट जैसा NP बाटी साहब था। उसी टाइम में मिर्ग साहब वॉज जस्ट ट्रांसफ़र हो रहा था। तो दे आर वेरी डेडिकेटेड फ्रॉम द बिजनेस वैल्यू, डिसिप्लिन। एंड हम लोग देख के हमारा ट्रेनिंग भी 1.5 ईयर बाटी साहब के अंडर में भी काम किया। ऐसा करके देखे एंड द डिसिप्लिन, द टाइमिंग्स करके हम लोग जो वेरेवर वी हैव गॉन, गुड बॉसेस वी हैव गॉट, वी लर्नड एंड हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा मूल्य मंत्र है सेल्फ यू शुड बी डिसिप्लिन बिफोर प्रीचिंग अदर्स। आप अपना अगर ठीक रहेंगे, बाकी आपको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सर, कोल इंडिया ने वर्ष 2025-26 के लिए कोयला उत्पादन, प्रेषण और ओवरबर्डन रिमूवल के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं,
इन लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि किन रणनीतियों से हम इन्हें प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। देखिए, कोल इंडिया वर्ष 25-26 में हम लोग कोयला उत्पादन में 875 मिलियन टन का टारगेट दिया गया। वैसे ही 900 मिलियन टन का हम लोगों का डिस्पैच में टारगेट दिया गया और वो भी में हम लोग 2100 मिलियन क्यूबिक मीटर का मेन डिस्पैच प्रोडक्शन से ज़्यादा इसलिए रखा है कि इस समय में हमारा 100+ मिलियन का स्टॉक भी है। अनलेस स्टॉक नहीं मूव करेंगे तो 875 मिलियन टन करना भी हमारे लिए कठिन होगा। तो इसलिए डिस्पैच को प्रोडक्शन से 25 मिलियन ज़्यादा अधिक रखा ताकि केवल स्टॉकिंग करेंगे फिर उसमें जाके फायर प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, ये एक चीज़ है। और 875 करने के लिए जैसे पिछले बार हम लोग 781 मिलियन किया, तो उसको ऊपर हम लोगों को करने के लिए करीब 13% का ग्रोथ चाहिए। पिछले वर्ष 2 साल हम लोग 22-23, 23-24 2 वर्ष हम लोग करीबन डबल डिजिट ग्रोथ रहा कोयला उत्पादन में, मगर पिछले साल हम लोग केवल 1% का ग्रोथ रहा। इसका मेन कारण कुछ कंपनियों में हम लोग काम मतलब टारगेट नहीं कर पाया, कुछ कंपनी अच्छा किया जैसे WCL, NCL, महानदी 3 कंपनी अपना टारगेट किया है और कुछ कंपनी अपना लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। CCL एंड ECL ये 2-3 कंपनी लास्ट ईयर से भी किया। BCCL भी लगभग सेम रहा, ग्रोथ नहीं भी रहा बट लास्ट ईयर का बराबर का उनका परफॉर्मेंस रहा। केवल SCCL में हम लोग करीबन 20 मिलियन का प्रोडक्शन में नेगेटिव ट्रेंड रहा। तो इस बार उम्मीद करेंगे SCCL में मेन मेगा माइंस में खास करके कुसमुंडा लास्ट ईयर उसके पहले साल 50 से हम लोग 26 मिलियन में है। इस बार हमारा EC हमारा हाथ में आ गया है ऑलरेडी एंड टॉप बेंच में मशीन्स भी लगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ क्लोज टू 50 मिलियन उनका टारगेट वो करना चाहिए। तो सिंगल माइन कैन मेक ए डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन। इस बार जो 780 से हम लोग 800 पार करने के लिए केवल कुसमुंडा अच्छा करेंगे, 800 पार करेंगे। रहा बाकी जगह की ग्रोथ के बारे में, हम लोगों को SCCL से करीबन 40 मिलियन का उम्मीद है और महानदी लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा किया और 225 मिलियन को अभी 239 है, 14 मिलियन का बढ़ोतरी करना है। और CCL में जो है लास्ट ईयर 88 तक था, 88 से 110 उनको दिया है टारगेट बट थोड़ा कठिनाई है। FC EC में भी थोड़ा समस्या है वहाँ पर। तो एनीथिंग इफ़ दे डू 15% ग्रोथ भी 102, 103, 104 मिलियन के आसपास भी करते हैं तो ओवरऑल हम लोग जो मेन टारगेट का ओर में जाना है मैं समझता हूँ कि हो सकता है। कहीं कहीं हम लोगों को डिस्पैच में समस्या है, 4-5 कंपनी में रेलवे की तरफ से पूरा रैक्स भी आ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। केवल हम लोग 2 जगह है थोड़ा सा बिलासपुर डिवीज़न एंड दिस झारसुगुड़ा में भी हम लोगों का जो कलकत्ता का जो गार्डन रिच है, ये 2 जगह हम लोगों को बढ़ाने का स्कोप है बट हम लोगों का करीब 20 से 25 रैक का कमी हो रहा है। बट इसमें रेगुलर रेलवे का भी ग्रोथ रहा है तो उसमें मेन उनका हम लोगों का CRL CWRL का हम लोगों का इरकान के साथ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसको करीब 1-1.5 साल लगेगा। वो होने के बाद दिस ग्रोथ इज़ कंटिन्यूस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। तो हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं SPV का जो रेलवे का नेटवर्क CRL CWRL उसका जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। वैसे महानदी में भी एक झारसुगुड़ा में एक फ्लाईओवर आना है और भी कुछ कमीशनिंग ऑफ FMC। अगर मैं FMC जल्दी कमीशन करूँगा तो ओवरऑल लोडिंग टाइम में कटौती आएगा। अभी जो पे लोडर में मैं 4 घंटा में करता हूँ एक रैक का, तो उसमें मैं 1-1.25 घंटा में कर सकता हूँ। तो हमारा तरफ से भी हमारा प्रिपरेशंस करना है और रेलवे के साथ भी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं उसको भी मैं करता हूँ। तो इसमें हम लोगों का सक्षम रहेंगे डिस्पैच को भी हासिल करने के लिए। तो अभी कुछ बॉटलनेक्स है, कहीं कहीं FC भी जैसे हाल ही में हमको NCL में ब्लॉक B का भी मिल गया है। ब्लॉक B में 55 दिन में हम लोग स्टेज 1 स्टेज 2 के यात्रा में जो डिफरेंस है, तो इसका मतलब हम 55 दिन में स्टेज 1 से स्टेज 2 मिल सकता है। तो इसके पहले हमको 1.5 साल लगा, कहीं 3 साल भी लगा, तो समय अधिक लग रहा था। तो इसको ऊपर मेरा जो है सबसे निवेदन है सभी सब्सिडी कंपनी के लिए भी, अगर हम फॉरेस्ट EC FC में अगर थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, ये जो टारगेट्स उस हिसाब से ज़्यादा नहीं, बट इसमें अगर हम लेट करेंगे, साल का 12 महीने होते अगर हमको 9 महीने में मिला तो 3 महीने का ही हमारा प्रोडक्टिव मंथ्स रहता है। सिमिलरली वो भी में जो है लास्ट ईयर भी हम लोग टारगेट किया है और इस बार भी पहले 2 महीने में वो भी में 4-5% ग्रोथ में है।
तो वो भी मैं सिंस वो भी हो रहा है, तो हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि टारगेट जो दिया वर्ष 25-26 में इसको जरूर हासिल करेंगे। सर, कोल इंडिया कोयले से आगे बढ़कर ऊर्जा क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में किन प्रमुख क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है? यह परिवर्तन कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता और राजस्व स्रोतों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा? जैसा कि आप कोल सेक्टर में डिफरेंट रिफॉर्म्स आ रहा है, आप लोग सभी जानते हैं, एंड हमारा जो इन्वायरमेंटल भी कमिटीज है, वेदर इट इज़ COP26 और सब्सिक्वेंट टू दिस ऑनरेबल PM साहब का भी कमिटमेंट था हम लोगों का कोल सेक्टर के लिए 2070 तक इन ए फेज्ड मैनर हम लोगों को प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। तो हम लोगों का आने वाला समय में डाइवर्सिफाई करके, अभी हमारा रेवेन्यूज़ केवल कोयला उत्पादन से आ रहा है, थोड़ा बहुत रेवेन्यूज़ अभी हाल ही में HURL में हम लोग इंडियन ऑयल एंड NTPC के साथ है, उसमें 2 वर्ष से हम लोग करीब 1350 करोड़ 1400 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें हमारा भागीदारी है 1/3 है। तो आने वाला समय में हम डाइवर्सिफिकेशन से हम लोगों को रेवेन्यूज़ लाना है। हम लोगों को कोल इंडिया में कोयला उत्पादन के साथ अभी हम लोग फर्स्ट सोलार में गए हैं। फर्स्ट तो डाइवर्सिफिकेशन डिपार्टमेंट, बिजनेस BD डिपार्टमेंट हम लोग लगभग 3 साल से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डायरेक्टर BD का कंप्लीशन हुआ है, अभी सेकंड डायरेक्टर BD भी चिन्हित हुआ है हमारा। तो मैं समझता हूँ आने वाला नेक्स्ट 10 ईयर्स बहुत ही क्रूशियल है बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना और रेवेन्यूज़ फ्रॉम अदर इनिशिएटिव्स। हाल ही में हम लोगों को ग्रेफाइट में 2 ब्लॉक मिला है, एक ग्रेफाइट अलीराजपुर में मिला, अलीराजपुर जिला में, एक इधर में हम लोगों का छत्तीसगढ़ में मिला। तो ग्रेफाइट में भी कुछ इंपोर्ट हमारा आता है। ग्रेफाइट इस समय में केवल उड़ीसा में एक प्राइवेट पर्सन से हो रहा है और तमिलनाडु माइनिंग डेवलपमेंट भी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ उसमें भी हमारे लिए कुछ जगह है। और सोलार में हम लोग कंपनी को नेट जीरो करने के लिए मिनिमम 3000 मेगावाट्स इंस्टॉल करना है। अभी हाल ही में हम लोग 220-230 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हुआ है। और कोल इंडिया में विभिन्न सबस्ट्रीम में अपना ज़मीन पे करीबन 300-400 मेगावाट इन पाइपलाइन है। और हम लोग गुजरात में एक 300 मेगावाट का एक दिया है, उनका भी अभी वर्क स्टार्ट हो गया, एक 100 मेगावाट का भी स्टार्ट हुआ। तो आने वाला 4-5 साल में हम लोग 3000 मेगावाट तो करेंगे। उसको ऊपर अभी हम लोग राजस्थान के साथ, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ भी हमारा MOU है, वहाँ भी एक 800-900 मेगावाट इमीडिएट आने का है, एक टेंडर में भी जारी किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 3000 तो होना और इमीडिएट हम लोग टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट 5 गीगावाट्स का। उसके अलावा अदर देन सोलर हम लोग कोल गैसिफिकेशन के ओर, अभी आपने क्रिटिकल मिनरल में ग्रेफाइट का बताया इंडियन कंटेस्ट में, हम लोग कोल गैसिफिकेशन में 2 में आगे बढ़े हैं। एक BHEL के साथ JV करके लखनपुर में, तो वहाँ ग्रेड ऑफ कोल थोड़ा सा मतलब ऐश कंटेंट है, ग्रेड थोड़ा सा G10 G11 वाला है। उसमें कोल गैसिफिकेशन में हम लोग अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करेंगे। उसको हम लोग इंडियन ऑयल को दे के एक्सप्लोजिव बन सकता है हम, क्योंकि इंडियन ऑयल से हम लोग लगभग सालाना 20% हम लोग एक्सप्लोजिव लेते हैं। सो वैसे ही सोनपुर बाजारी में हम लोग गेल के साथ ECL में भी एक कोल गैसिफिकेशन, वहाँ ग्रेड ऑफ कोल अच्छा है, परसेंटेज ऐश भी कम है कंपेयर टू लखनपुर, तो वो भी गेल के साथ हम लोग MOU किया है। और WCL में भी एक प्रोजेक्ट BPCL के साथ जस्ट कंसीव किया है, आने में थोड़ा समय है बट वो भी साथ में है। वैसे अंडर कोल गैसिफिकेशन में भी एक कैनेडियन फर्म के साथ हम लोग पायलट प्लांट फेज़ 1 हो गया। फेज़ 2 में भी अभी हाल ही में बोर्ड से मंजूरी हुआ, तो फेज़ 2 भी करेंगे। मेन कोल से जो गैसिफिकेशन का जो मेन महत्व ये है, हमारा पास ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ही कम मात्रा पे है इंडिया में। कोयला में देखेंगे तो वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट है। अगर हम कोयला से थर्मल में बनाने में कार्बन एमिशंस, डस्ट एमिशंस, अदर पोल्यूशंस है, इसमें जाएंगे ऑलमोस्ट 1/10 के बराबर है। हम लोग काफ़ी हद तक इसको कंटेन कर सकते हैं। एंड हमारा देश का जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन आप अगर देखेंगे कि 1100 किलोवाट आवर, ये अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड में कंपेयर करेंगे, अमेरिका से कम हम लोग ऑलमोस्ट 1/8 में चल रहा है, चाइना के साथ 1/5, यूरोप के साथ भी 1/5। तो हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट का देखेंगे
देश की डेवलपमेंट देखेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए 2047 में डेवलप्ड नेशन में हमारा ऑनरेबल पीएम का विजन है, ऑनरेबल कोल मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी साहब का विजन है। तो ये करने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है एंड डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। हम लोग सोलर पंप स्टोरेज भी 4-5 जगह देखे हैं, हम लोग टाटा कंसल्टेंट्स को लाया गया है, बट उसमें हम लोगों को 200 मेगावाट 300 मेगावाट का ही इंस्टॉलेशन का ये मिल रहा है। बट हमको वहाँ पर वर्ल्ड वाइड अगर आप प्रॉफिटेबल वेंचर ऑफ पंप स्टोरेज देखेंगे तो 1000 मेगावाट तक है। एक सिंगल प्लेस में 700-800 का अगर करेंगे उसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाल ही में हम लोग ग्रीन को कंपनी के साथ एक नॉन बाइंडिंग MOU किया है। तो उनका एक प्लांट हम लोगों का आदमी जाके देख के आया आंध्र प्रदेश में, बढ़िया एक ही जगह पंप स्टोरेज भी है, सोलर भी, हाइब्रिड मॉडल में। तो देश का अच्छी से मतलब गुड इंस्टॉलेशन की तरफ से है, तो वी आर प्रोसीडिंग इन दैट डायरेक्शन। सिमिलरली विदेश में जो है हम लोगों का टीम काफ़ी अर्जेंटीना में 3-4 बार गया है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोगों का लिथियम माइंस एक्विजिशन के लिए भी जा रहा है, बट ब्रेक थ्रू अभी हुआ नहीं है, मतलब इट इज़ इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय जैसा बिजनेस डेवलपमेंट हम लोग एस्टेब्लिश किया, वैसे थर्मल पावर प्लांट में भी हाल ही में इंडियन रेलवे से हम लोगों का एक ये मिला है कि भाई वी कैन कम अलॉन्ग विथ यू इन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड सिचुएटेड इन सुंदरगढ़। अगर हम और रेलवे साथ में रहेंगे, एंटायर पावर रेलवे यूज़ करेंगे, रेलवे इक्विटी देने के लिए भी तैयार है। तो वे फॉरवर्ड हम लोग MOU करेंगे, उसमें भी हम लोग उम्मीद करते हैं। कोई भी पावर प्लांट बनाने में 5 साल लगता है। इस समय में BHEL वगैरह के पास भी ऑर्डर्स बहुत है, थोड़ा सा लेट हुआ, मगर गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है आने वाला 5-6 साल में 80 गीगावाट फर्दर थर्मल प्लांट का इंस्टॉलेशन हो। तो इस पॉलिसी का क्लू लेके हम लोग जो है MBPL और हमको DVC में भी एक ब्राउन फील्ड DVC के साथ हम लोग JV में जा रहे हैं। तो DVC एंड हम लोगों का इधर DVC प्लांट में ब्राउन फील्ड में इंस्टॉलेशन में जाएंगे। तो डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सर, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के जो ठोस कदम अभी उठाए जा रहे हैं, उनसे दीर्घकाल में कोल इंडिया को क्या लाभ होगा? क्या आप मानते हैं कि इनसे कंपनी एनर्जी ट्रांसमिशन के दौर में भी एक प्रमुख भूमिका निभा पाएगी? हम प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। आप दूसरे एंगल से देखिए, हम बैठे नहीं रहेंगे। हम भी 20-25 साल में जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, हमारा 2,20,25,000 कामगार साथी एंड हमारा जो यंग ऑफिसर्स है, खास करके E32, E6, E7 में जो लोग हैं, दे आर इंडिया में कोई भी महारत्ना का स्टैंडर्ड में किसी में कम नहीं है। दे आर वेरी टैलेंटेड, एनर्जेटिक। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन में भी उनको आगे बढ़ेंगे तो वो लोग जाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेंगे 30 साल के बाद भी अगला 30 साल की रेडी होना कंपनी। तो हमारा जो रेवेन्यूज़ है इस समय में जो पूरा कोयला के साथ आ रहा है, तो रेवेन्यूज़ हम अदर डाइवर्सिफिकेशन से कैसे जनरेट करना है, आने वाला 20 वर्ष में हम लोग कैसा प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, यही चैलेंज है। बट हम जैसे डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ ED रिन्यूएबल, मेरे को इस बात में खुशी हो रहा है बताते हुए, हाल ही में हम लोग ED रिन्यूएबल एक बार से सेलेक्ट किया है। तो जो आने वाला है, दे इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन रिन्यूएबल्स इन NTPC GM रिन्यूएबल एंड ही इज़ वर्किंग इन दिस गुजरात में 450 मेगावाट का हैंडल कर रहा है। साथ में उनका और 300-400 मेगावाट का भी उनके अंडर में सुपरविजन है। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर सेल्फ। ED रिन्यूएबल जैसे लिया, नीचे में भी GMs को लेंगे। अगर कुछ और करना है, वेरी लिमिटेड मैन पावर लेके हमको अपना वर्टिकल को बढ़िया बनाना है। वेदर इट इज़ कोल गैसिफिकेशन, आप कोयला में हमारा पास एक्सपर्टाइज है। गैसिफिकेशन आने के बाद हो सकता है कुछ केमिकल इंजीनियर GM लेवल में जो बेस्ट ऑफ द प्लांट्स को कुछ हम लोगों को लेना पड़ सकता है, बट वो कम मात्रा में होंगे। और ये कॉन्फिडेंस साथ बोलता हूँ, हमारा आदमी को ये कहीं कोई संकोच में ये करने की जरूरत नहीं। कोयला का अल्टरनेटिव, अगर मान लीजिए डाइवर्सिफिकेशन कोल गैसिफिकेशन में अगर हमारा बिजनेस बन सकता है, देन कोयला तो जो 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट है, तो कोयला कहीं जाने वाला नहीं। तो उसमें उसी की ओर हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन और गैसिफिकेशन जैसी क्लीन कोल टेक्नोलॉजी पर कोल इंडिया क्या कार्य कर रही है? यदि इस दिशा में कोई पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तो कृपया उसके उद्देश्य और प्रगति के बारे में हमें जानकारी दीजिए।
तो गैसिफिकेशन में पायलट नहीं है, पायलट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में एक पायलट प्लांट ECL में हम लोग चालू किया है कैनेडियन फर्म के साथ। वैसा गैसिफिकेशन में पायलट नहीं, फुल स्केल प्लांट ही हम लोग BHEL के साथ लखनपुर में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कोल टू हाइड्रोजन, कोल टू अमोनिया में जस्ट हम लोग जो ग्रीन को जो कंपनी का मैं बात किया हूँ उसका प्लांट भी हम लोग जाके देख के आए हैं 2 जगह। तो उसमें हम लोग अभी नॉन बाइंडिंग MOU किया, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहा है, बट अभी नेसेंट स्टेज में है। बट गैसिफिकेशन में नॉट पायलट, सरफेस कोल गैसिफिकेशन वी आर गोइंग फॉर फुल फ्लेज्ड प्लांट। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में हम लोग थोड़ा पायलट शेप में है, बट उसको हम नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे। सर, कोल इंडिया में आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन तकनीक, रिमोट सेंसिंग और ब्लास्ट फ्री माइनिंग को शामिल करने से कार्यस्थल में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिले हैं? क्या इन तकनीकों को समस्त खदानों में चरणबद्ध रूप से लागू करने की योजना बनाई जा रही है? जैसा कि पहले टीम WCL को मैं बता देता हूँ, जैसा ICCC जैसा चीज़ को लेके आया, और इसमें मैं दूसरी चीज़ भी बता रहा हूँ। ICCC में नॉट ओनली हम माइनिंग ऑपरेशंस को मॉनिटर किया, तो हमारा एक टीम गया है अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब का डायरेक्शन एंड कोल सेक्रेटरी विक्रम देवदत्त साहब के डायरेक्शन में। भाई आप अपना टीम भेजिए जो बेस्ट ऑफ दिस टाइप का मॉनिटरिंग इन सिटीज़। हैदराबाद में साइबर टावर्स है, बेंगलुरु में, तो हैदराबाद साइबर टावर्स में हमारा गया है, वहाँ पर एंटायर ट्रैफिक मैनेजमेंट और आने वाला 8 घंटे में क्या होने वाला है पूरा चीज़ को देखा है। हमारा ICCC में भी कुछ ऐसा 2-4 गुड थिंग्स है वो वहाँ नहीं है, और वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हमारे पास नहीं है। ये सब इनकॉर्पोरेट करते हुए अभी बाकी 6 कंपनी अदर दैन WCL में भी ICCC 3-4 जगह लागू हो गया। आने वाला 2-4 महीने में सब जगह लागू हो जाएंगे। एक तो एक छोटा चीज़ है। इसके अलावा जैसे ड्रोन के साथ हम लोग कोल स्टॉक देख रहे हैं, ड्रोन के साथ फायर्स, ड्रोन के साथ अभी जैसे सिंगरौली विस्थापन में भी ड्रोन सर्वे करके हम लोग पूरा शहर का मतलब जो भी क्वार्टर्स है, मतलब रोड्स है, सबका सर्वे भी हो रहा है। सिमिलरली ड्रोन्स के साथ फायर एरिया इन जेरिया आल्सो वी आर यूजिंग। वैसे ही हम लोग का डिजिटलाइजेशन ऑफ माइंस, 7 माइंस है, जैसे हम लोग SCCL एंड NCL में 7 माइंस को हम लोग चिन्हित किया पिछले 2 साल से एक्सेंचर का तरफ से हमारा हो रहा है। उसमें पूरा हाल रोड मैनेजमेंट, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, इवन पंपिंग अरेंजमेंट्स, सभी चीज़ उसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। उसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पहले हमारा OITDS था, ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम, उसका भी फंक्शन इसमें आ गया। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अभी 5G नेटवर्क अमलोरी माइन में हम लोग कर रहे हैं। अमलोरी माइन में एक 1.5 किलोमीटर में CMPDL द्वारा एक प्राइवेट फर्म भी है, तो उसमें हम लोग ड्रैग लेन का भी मॉनिटरिंग एंड उसका पूरा वर्किंग एरिया उसको जांच कर रहा है। तो वैसे ही फ्यूचर में भी डिजिटलाइजेशन विथ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये केवल ये मतलब उसको आपको लागू करना ही करना है। जैसे ERP में हम आ गए हैं, पूरा हम लोगों का एम्प्लॉय से लेके इवन स्टोर से लेके सब चीज़ का डाटा स्टोरेज किया है। ऐसा आने वाला समय इट इज़ ए कंटिन्यूस चेंज। वी शुड नॉट बी अफ्रेड फॉर चेंजेस। नंबर 1 ऐसे डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये दोनों में एवरी ईयर वी हैव टू अपग्रेड आवर सेल्फ। ब्लास्ट फ्री सरफेस में और कोयला में तो आ गया, वो भी में अभी भी आने का है। इसमें हम लोग थोड़ा लैकिंग है, वो भी में भी आना है। अभी हम लोग कुछ परसाकाटा माइन में भी एक डोजर्स के साथ रिमोट कंट्रोल स्टार्ट किया। हम भी हमारे CMD साहब से बात कर रहे हैं कुछ सब्सिडी में, भाई एटलीस्ट एक बेंच में हम लोग उसको लागू करें। एंड रिपर के साथ भी कहीं कहीं काम चल रहा है, रिपर है। इवन हम लोग ब्लास्ट विथ रिपिंग एंड हैमरिंग अरेंजमेंट में भी वेरी फ्यू पैचेस में हो रहा है। बट हमारा प्रयास है इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा के एवरी ईयर परसेंटेज, इस साल अगर हम 3% करें, नेक्स्ट ईयर 20% ब्लास्ट फ्री और बढ़े, उसका अगला साल अनदर 10% ऐड करते हुए हम लोग एक फेज्ड आउट मैनर में, जिसमें एक तो नॉइज, वाइब्रेशंस, डीजल की कास्ट सभी बचत हो जाएगी। सर, कोयला परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी बनाने के लिए कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियां कौन कौन से उपाय कर रही हैं? हमारे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लॉजिस्टिक्स लागत को प्रभावी रूप से घटा पाने में कितने सफल हुए हैं? देखिए, इसमें एक तो हम लोग FMC के बारे में बात करेंगे। बात करने पहले जैसे सावनेर पार्क, जैसे आप माइन टूरिज्म ने डेवलप किया, हाल ही में मैं भी गया था 4-5 महीना पहले, तो बहुत अच्छी प्रयास था।
बट प्रयास में अपन को नहीं छोड़ना, हर साल 2 साल में उसको रिप्लिकेट दूसरी जगह करना है, और जो किया है उसमें भी फैसिलिटी बढ़ाना है। जैसा हम लोगों का सावनेर गया तो मैं भी देखा, उसमें एक छोटा सा एक म्यूजियम तो है ही है बढ़िया है, उसका अलावा एक आध जगह हाउ कोल फार्मेशन हुआ, इसमें मार्गरेटा में है, तो मैं भी बोल के आया कि भाई मार्गरेटा वाला देख के कोयला का फार्मेशन से लेके हाउ आवर जर्नी हैज कम, इस टाइप का एक रूम में एक डिजिटल का माध्यम से भी उसको ऐड किया जाए। एवरी ईयर सम न्यू थिंग्स शुड बी एडेड। वैसे अभी ओरिएंट 1-2 माइंस में भी एक हम लोग माइन क्लोजर का हिसाब से सीइंग सावनेर एक्सपीरियंस एक 4-5-6 एकड़ में किया है, SCCL में भी 2-3 जगह कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस प्रयास है। 25 इको पार्क में अभी इस समय में काम हो रहा है। वैपकोस का साथ भी करीब 7-8 प्रोजेक्ट्स में इन CCL में हम लोग वैपकोस को दिया करके, नॉट ओनली इको टूरिज्म, जहाँ तक हो सकता है पर्यावरण को ध्यान रखते हुए। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट माइल की जो बात होता है, पहले हम लोग 161 मिलियन टन का हम लोगों का फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, कहीं नैल्को के साथ हमारा माइन कनेक्टेड है, कहीं सिंगरौली में कुछ माइन्स माइन विथ पावर प्लांट कनेक्टेड है, इवन महाजनको के साथ भी आप लोग जानते हैं कि बेल्ट कन्वेयर के साथ कुछ कुछ जगह कनेक्टेड है। DOC में एक एरियल रोपवे में है, कहीं MGRs है। इसको अलावा अभी अराउंड 190 मिलियन टन्स का हम लोग करीब 350 के आसपास 340 के आसपास हम लोगों का फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अभी चालू हुआ। हम लोगों का भी मिनिस्ट्री से भी, सेक्रेटरी कोल से भी हमारा निर्देश है कि हर साल आप 20 से 25%, 30% आप इसमें बढ़ोतरी करना है, सो दैट इसमें 2-3 फ़ायदा पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए डीजल कंजम्पशन कम हुआ। नीरी से हमने 2 प्रोजेक्ट्स में स्टडी किया, नीरी नागपुर से इंस्टीट्यूट से, एक कुसमुंडा में किया, एक हम लोग लिंगराज में किया। केवल 5 मिलियन 10 मिलियन आप पे लोडर से अगर आप RLS या जो रैपिड लोडिंग में शिफ्ट करते हैं, हम लोग नॉट ओनली 15-20 करोड़ इन 10 मिलियन टन में शिफ्टिंग में, और इसमें भी 8-10 करोड़, उसके अलावा डीजल सेविंग्स छोड़ के जो डस्ट एंड गैस एमिशन जो होता है उसमें भी हमको फ़ायदा होगा। तो ये 350 छोड़ के आने वाला 4 साल में वर्ष 28-29 तक, 29 मार्च अप्रैल तक हम लोग 900+ मिलियन टन ये फर्स्ट माइल में कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें एक तो रेलवे का लोडिंग टर्न कम हो जाएगा। रेलवे से भी अक्सर हमारे साथ थोड़ा सा कंप्लेंट्स होता है कि भाई आप ओवरलोड कर रहा है, उनके एक्सिल पे भी सेफ्टी में भी असर पड़ता है। तो रेलवेज़ को भी ये होने से हमारा अंडरलोडिंग ओवरलोडिंग ये परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अलावा भी हम लोग पर्यावरण का डिफरेंट, हम लोगों का जो माइन डिस्चार्ज वाटर है उसको भी अभी CCL में कुछ जिला में हम लोग MOU किया है डिफरेंट जगह में। तो आप कोल नीर WCL ने चालू किया, वैसे डिफरेंट जगह पे हम कोल नीर, और एक और चीज़ है वो भी टू सैंड भी WCL का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा। अगेन टीम WCL को मुबारकबाद देते हुए ये कुछ और कंपनीज में NCL में ECL में कहीं कहीं काम चालू है, वहाँ पर भी इसकी मार्केटिंग शुरू हुआ है, कहीं अंडरग्राउंड में स्टविंग भी हो रहा है। तो आने वाला समय में नदी से जितना हम लोग सैंड निकालना बचाते हैं, बालू निकालना बचाते हैं, ये एक अपना आप में एक कंट्री लेवल में भी एक योगदान रहेंगे कोल कंपनी की तरफ से। सर, कोल इंडिया में वर्तमान में कौन सी नई खदानों और वॉशरीज की परियोजना सक्रिय हैं? इन परियोजनाओं में उत्पादन तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? ये जहाँ पर भी कोई माइन चालू होता है तो डेडिकेटेड वहाँ का रीजन डेवलप होता है, नंबर 1। नंबर 2, इधर कोल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, या हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट जो भी MDO को देते हैं, MDO कम से कम वहाँ कुछ लोगों को जरूर लेता है। हो सकता है सीनियर ऑपरेटर्स में जो स्किल्ड वाले में अपना आदमी को लेके आते हैं, बट मैकेनिक हेल्पर्स इस टाइप का वो गांव से जरूर हेल्प मिलता है, नंबर 1। और नया परियोजना अभी जैसा हाल ही में कोटरे बसंतपुर एक माइन चालू हुआ, दैट इज़ फर्स्ट कोकिंग कोल माइन ऑफ 5 मिलियन टन, और चंद्रगुप्त भी एक चालू होने वाला है। और इधर हम लोगों का तलचर फील्ड में भी 2 माइन्स हम लोगों का सुभद्रा एक चालू हो रहा है, उसके ECFC सब मिल गया है। वैसे ही आने वाला समय में वॉशरीज में भी एक वॉशरी BCCL में ऑलमोस्ट रेडी है, नेक्स्ट 1-1.5 महीने में वो बुजुड़ी वॉशरी है। वैसे ही एक पतारडी 2 वॉशरी, 5-6 वॉशरीज अभी पाइपलाइन में है, विभिन्न टाइम पीरियड्स में चालू होगा। इस साल में 2 होगा, अगला 2 साल के बाद अराउंड 4 to 5
वर्क ऑर्डर CCL में दिया है, और सब में मिल बनाने में 2.5 साल करीब लगेगा। तो वॉशरेज भी हमारा नया खुल रहा है। रेवेन्यू शेयरिंग भी कुछ माइंस चालू हुआ। रेवेन्यू शेयरिंग एक मगमा में गोपीनाथपुर माइन स्टार्ट हुआ, एक चिनाकुरी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में स्टार्ट होंगे। तो नया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स MDO माइंस और वॉशरी तीनों में अपना फेज्ड मैनर में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में उसका नया प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होंगे अलॉन्ग विथ वॉशरी। इम्पैक्ट ऑन रोजगार डेडिकेटेडली जैसे कोई भी माइन स्टार्ट होता है उस जगह पे, जैसे अमरपाली हमारा चल रहा, मगध चल रहा 8 साल का भी, डेफिनेटली उसमें 200-300 लोग वहाँ का स्थानीय लोग रहते हैं और स्किल्ड जॉब्स में बाहर से ज़रूर आते हैं। तो ये सब जहाँ उनका चेक पोस्ट मैनेजमेंट, डम मैनेजमेंट, जो भी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, 12th पास है, वो सबको भी लेता है MDO। तो प्रयास यही है कि जितना हम लोग MDO उसके भी रिक्वेस्ट आता है कि भाई आप लोकल्स को ज़्यादा लो, आप कुछ फोर्स को अपना लेके आते हो टेक्निकल, प्लस लोकल रहेंगे तो एक तो एक्सेप्टेबिलिटी, रीजन डेवलपमेंट, एंड ये आने के बाद इकोनॉमिकल एक्टिविटी जैसा बढ़ता है तो रोड्स डेवलपमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूवमेंट होता है। सर, खदानों में सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए कोल इंडिया किन नई पहलों पर काम कर रही है? नियमित डिजास्टर मैनेजमेंट और रिस्पांस ड्रिल्स से कर्मचारियों की सुरक्षा और सतर्कता पर क्या प्रभाव पड़ा है? कि हमारा SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सब जगह लागू किया। अभी SMP भी साल में 2 बार बड़े माइंस में करने की बात हो रहा है। पहले साल में 1 बार कर रहे थे, 2 बार, तो मोर टू पे मोर अटेंशन, क्योंकि इफ़ द माइन इज सेफ तो तभी मोर प्रोडक्टिविटी आएगा। तो इसमें कोई डिबेट है ही नहीं है। हम लोगों का सबका प्रयास इसी में होना चाहिए कि जितना कम से कम इंजरीज इन्वॉल्व हो। अभी हम लोग 2-3 साल से कंटिन्यूस सीरियस इंजरीज में घट रहा है, बट फैटलिटी में जो एक लेवल आया है उस लेवल से हम लोग 25-30 से नीचे नहीं आ पा रहा है। तो किसी का भी जान जाता है तो परिवार के लिए नुकसान होता है। और वैसे ही नॉट ओनली फैमिली, ही इज़ द कंसर्न्ड पर्सन इज़ रिलेटेड टू मेनी थिंग्स। अपना दोस्त खो जाते हैं, परिवार खो जाते हैं, माइंड में एक टेम्पो डाउन होता है, एरिया में भी टेम्पो डाउन होता है, खदान मतलब कंपनी लेवल में भी कहीं कहीं तब भी बुल होता है। तो हमारा प्रयास ये हो, प्रचार प्रसार भी बढ़िया हो, इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स आप जो जिसकी जिक्र किया, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी बराबर हो, रिस्क मैनेजमेंट का मिटिगेशन हो। मेन जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स है, मैं उम्मीद करता हूँ अगेन बैक टू आपका जो ओल्डन डेज से भी बोला जाता है कि सेफ्टी कमेटी, वर्कमैन इंस्पेक्टर का रिपोर्ट्स, इसके ऊपर ध्यान होना। और सेफ्टी कमेटी में भी जहाँ तक हो सके सीनियर ऑफिसर्स, जैसे कभी एरिया महाप्रबंधक शामिल हो गया, कभी हेडक्वार्टर से भी कोई ISO वाला चले गया, क्योंकि ये सब शेड्यूल्ड डे ऑफ द मंथ है, तो उसमें जाने से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि, खदानों में अगर सुरक्षा रहें तो हमको बेहतर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सभी उपलब्धि होगा। वैसे ही जिसका मानसून प्रिपरेशन, जब सुरक्षा के साथ, आजकल देखिए आपका क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं कहीं एक ही दिन में 300 mm गिर रहा है। तो वी शुड बी रेडी कि बढ़िया ड्रेन मैनेजमेंट हो, बढ़िया डंप मैनेजमेंट हो। इवन आपको मानसून में आप अपर लेवल में जहाँ तक संभव हो, मानसून का शुरुआत कम से कम 1.5 महीना का कोयला एक्सपोज हो तमरूल, तो आपका मानसून भी ठीक निकल सकता है। तो आजकल मानसून का प्रिपरेशन भी एक सेफ्टी में एक बड़ा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर, कोल सेक्टर में पारदर्शिता, संवाद और हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया ने क्या रणनीतिक कदम उठाए हैं? विशेष रूप से WCL के संदर्भ में इन पहलों का जमीनी प्रभाव आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, WCL टीम संवाद से भी एक ट्रांसपेरेंसी दिखता है। 101 आपने एपिसोड्स लोन से आप प्रचार प्रसार भी हो रहा है। वैसे ही जैसे ICCC इज़ वन इनिशिएटिव डिजिटलेशन में, वी आर टेलिंग आप जितने हमारा कार्य क्षेत्र में कैमरास हो, इवन जेंडर इक्वलिटी के साथ में भी हर जगह में हम लोग आजकल ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी की ओर जा रहा है। जम पोर्टल का आप देखेंगे, कोल सेक्टर में MOC मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया में टॉप 3 मिनिस्ट्रीज में जम पोर्टल में, उसकी भागीदारी में कोल इंडिया भी अच्छे से भाग लेता। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोक्यूरमेंट्स आर थ्रू जम पोर्टल। इवन अभी जम का CEO से मैंने सुना कि हम लोगों का ग्लोबल टेंडर्स जो होते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको भी जम में उपलब्ध करेंगे। तो उसका जब हो गया तो 100% ट्रांसपेरेंसी। इवन आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जाते हैं, MDO जाते हैं, और वी हैव ए रोबस्ट
कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, केवल जेम में आ गया तो इसलिए अच्छा खासा अभी आपको कोई भी नॉमिनेशन बेसिस में नहीं खरीद रहे, मैक्सिमम बहुत लिमिटेड आप नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में ईयर ऑन ईयर ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी ये सब बढ़ रहा है। जो हम लोग इसको डील कर रहे हैं उन लोग भी बेसिक कोर वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान दें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें फुल प्रूफ सिस्टम हासिल होगा। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, उसमें हम लोग जैसे जम की बात होता है तो इनिशियली जम आया तो हम लोगों को भी 3-4 साल 5 साल पे लग रहा है कि भाई जम हमारे ऊपर कोई ऐसा चीज़ तोपा जा रहा है, बट मेन वेंडर रजिस्ट्रेशन एक सिस्टमेटिक करते हैं, देन फिर उसमें कोई इशू नहीं है। एक बार ये जो नया जहाँ पर भी चेंज की रेसिस्टेंस हमारा चेंज के लिए है, बट जो भी नया चीज़ आ रहा है, आप ओल्डन डेज में जो मैनुअल रिजर्वेशन से आप घर में बैठे रिजर्वेशन करते हैं एनी टाइम, फास्टर थिंग, जितना आप डिजिटलाइजेशन AML को अपनाते हैं, वी कैन बी एट पार विद द अदर्स इन नॉट ओनली इन आवर कंट्री, अदर महारत्ना कंपनीज, वी कैन बी एट पार विद द वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिस। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, वेदर हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, साथ में जो विलेजर्स हैं, हमारा रेलवेस हो गया, हमसे जो कंज्यूमर्स हैं, स्टेक होल्डर का भी हम लोग रेगुलर मीटिंग कंज्यूमर रिड्रेसल के हिसाब से है। डायरेक्टर मार्केटिंग ने भी टाइम एंड अगेन दे आर डूइंग। सिमिलरली CMDs भी अपना स्टेक होल्डर साथ बैठ रहे हैं, डिफरेंट लेवल में दे आर होल्डिंग मीटिंग्स, वेदर इट इज़ MM डिपार्टमेंट हो, वेदर इट इज़ डिस्पैच साइड हो, ये कंटिन्यूस होना है। दिस इज़ ए ईयर लॉन्ग ऑपरेशन, ऐसा नहीं है कि आज हुआ, क्योंकि कस्टमर इज़ और मोस्ट वैल्यूड पर्सन। क्योंकि हमारा कोयला लिया और इफ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, आप जितना भी काम करो तो उसके लिए इवन क्वालिटी पे भी हम लोगों को नॉट ओनली टीम WCL अक्रॉस कोल इंडिया, क्वालिटी ऑफ कोल, साइजिंग ऑफ कोल, इवन कोल स्टॉक मैनेजमेंट, कोल स्टॉक में भी जितना आप पेपर में दिखते हो उतना फिजिकल होना, इसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं होना है। क्योंकि आप अगर वैल्यूज बेस्ड आप काम करेंगे, ये सब अपने आप में वी कैन प्रोग्रेस इसमें भी दे सकते हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।